नमस्कार साथियों। आज मैं एक लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि इस किताब में मैंने एक प्राकथन लिखा था, फोरवर्ड लिखा था। ये किताब जबलपुर मॉडल है, जो पूर्व आईएएस वेद प्रकाश ने लिखा, जो जबलपुर के नगर निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जो उन्होंने जबलपुर में काम किए, उसको एक मॉडल के रूप में रियल स्टोरीज के माध्यम से उन्होंने ये किताब लिखी, जबलपुर मॉडल। तो आज मुझे अपना ही प्राकथन पढ़ने का मन हो रहा है, तो आप से गुजारिश है कि आप थोड़ा इसको सुने। इतालवी लेखक इतालो कैलविनो अपनी पुस्तक इनविजिबल सिटीज में मशहूर यात्री मार्को पोलो और चीनी सम्राट कुबलाई खान के बीच हुए संवाद का जिक्र करते हुए लिखते हैं, हर बार जब मैं किसी शहर के बारे में बात करता हूं तो सिर्फ वेनिस के बारे में बात करता हूं। यह बात मार्को पोलो कुबलाई खान से कहता है। जब सम्राट पूछते हैं कि तुमने उस शहर के बारे में तो मुझे बतलाया ही नहीं, जबकि मार्को पोलो वेनिस शहर के ही विभिन्न आयामों पर बात कर रहे होते हैं। जैसे शायर निदा फाजली के शब्दों में, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। वही स्थिति एक शहर की भी होती है। पूरी दुनिया घूमते हुए मार्को पोलो के मनमानस में उसका अपना शहर वेनिस ही घूमता रहता है। जब हम किसी स्थान से प्रेम करते हैं तो वे भी किसी व्यक्ति से किए गए प्रेम से कमतर नहीं होता है। मशहूर यात्रा वृतांत लेखिका अनीस जंग की एक पुस्तक का शीर्षक इस ओर बखूबी इशारा करता है। When a place becomes a person, जब कोई स्थान ही एक व्यक्ति की मानिंद लगने लगे। इस किताब के लेखक वेद प्रकाश की स्थिति भी कुछ हद तक मार्को पोलो और अनीस जंग की किताब के शीर्षक जैसे ही लगती है, और यह अनायास नहीं है कि प्लेस मेकिंग उनकी विकास योजनाओं का अभिन्न अंग रहा है। वे शहर के सम्यक विकास की दृष्टि लेकर आगे बढ़े। उन्होंने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजनाएं और क्रियान्वयन की कारगर रूपरेखा बनाई। एक किताब में सभी कामों के बारे में लिखना संभव नहीं है, तो उन्होंने ऐसे कामों के बारे में लिखा जिनके भावी नगर नियोजकों के लिए गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। सूर्योदय जब पूरब से शुरू होता है, लेकिन सूर्योदय सदा पूरब से शुरू होता है, पूरब में उगता है, लेकिन जबलपुर में शहरीकरण का सूरज पश्चिम से उगा और धीरे धीरे उसके कदम पूरब की ओर बढ़े। आज के जबलपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट से त्रिपुरी होते हुए गढ़ा और फिर आगे शहरीकरण के चरण बढ़ते रहे। मैं भी 80 के दशक में शहर की पश्चिमी दिशा में स्थित यादव कॉलोनी में रहता था। मेरे आवास के पश्चिम में गढ़ा क्षेत्र है, जो कभी गोंड साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। वस्तुतः तब त्रिपुरी के बाद गढ़ा ही आज का जबलपुर था। ब्रिटिश प्राच्य विज्ञानी एवं प्रशासक हेनरी थॉमस कोलब्रुक साल 1801 में जबलपुर आए तो उन्होंने अपने संस्मरण में गढ़ा की सड़कों की सराहना की। उधर ही के कचपुरा मोहल्ले में गुलौआ नाम का एक तालाब हुआ करता है। तालाब के एक छोर पर प्राचीन मंदिरों का एक समूह और दूसरे छोर पर एक फ्लाईओवर है। पुल से तालाब, मंदिर समूह और सुंदर विंध्य की पहाड़ियों का एक अदृश्य दृश्य विधान रचते हुए मैं देखा करता था, जब हम उस गुलौआ तालाब के ऊपर बने फ्लाईओवर से सुबह या शाम को टहलने के लिए निकला करता था। उस समय तालाब जीर्ण शीर्ण हालत में था और गंदगी इतनी कि उधर देखने का मन भी नहीं करता। मैं सोचा करता कि समूचे क्षेत्र को एक नयनाभिराम दर्शनीय एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता था।
क्या इधर से शहर का कोई जनप्रतिनिधि या कमिश्नर या कलेक्टर नहीं गुजरे होंगे? ऐसी ही सोच उधर से गुजरने वाले अन्य लोगों की भी रही होगी। सपना कोई भी देखे, हर सपने की अपनी नियति होती है और उस नियति का नियंता कौन होगा, यह वक्त तय करता है। बरसों बाद मेरे सपनों को साकार करने वाला एक उच्चाधिकारी जबलपुर आया, जिसे जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर के रूप में काम करने का मौका मिला। वे अधिकारी थे वेद प्रकाश। बिहार के बाढ़ कस्बे में जन्मे वेद प्रकाश मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के लंबे अनुभव के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में आए थे। उनके नगर निगम कमिश्नर बनने के कुछ ही समय बाद भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया। स्मार्ट सिटी चैलेंज नामक राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चयनित मध्य प्रदेश के प्रारंभिक 7 शहरों में जबलपुर का भी चयन किया गया। शहर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना था, जिसके लिए जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड JSCL नाम से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV की स्थापना की गई। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी वेद प्रकाश को दी गई। JSCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को असीमित अधिकार दिए गए, लेकिन वक्त कम था और काम असीमित। ऐसे में प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत थी। वेद प्रकाश अपने प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए पहले से ही जाने जाते थे। वे बिना बहुत ज्यादा सोच विचार के तुरंत फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। पुस्तक के एक अध्याय में वे लिखते हैं, सोच गहरी हो तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। सोच गहरी हो तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। इस एक पंक्ति ने हमेशा मुझे फैसले लेने का साहस दिया है। इन फैसलों ने मेरे छोटे से सफर को एक अनवरत यात्रा में तब्दील कर दिया है, जिसमें हर पड़ाव पर मैं अपने होने के प्रमाण छोड़ता हूं। सबसे पहला काम स्वॉट एनालिसिस का था। शहर की स्ट्रेंथ, शक्ति, वीकनेस, कमजोरियां, अपॉर्चुनिटीज, अवसर, थ्रेट्स, चुनौतियां, इनके आकलन और विश्लेषण के आधार पर शहर की विकास की योजनाओं को तैयार किया जाना था। इस गहन आकलन एवं विश्लेषण के बाद उन्होंने अहर्निश काम करना शुरू किया। स्मार्ट सिटी योजना की अवधारणा में नया क्षेत्र विकसित करने के बजाय पहले से ही बसाए इलाकों का ही नए तरीके से कायाकल्प करना था। ऐसे में प्रतिकूल परिस्थितियां और चुनौतियां भी उत्पन्न हुई, जिनका उन्होंने दृढ़ता से सामना किया। अनेक योजनाओं को जमीन पर उतारने की भरपूर कोशिश की गई। गुलौआ ताल, जहां कभी बेशुमार गंदगी के बीच सुअर लौटा करते थे, उस जलाशय की तस्वीर ही बदल गई। मेरे सपने का जो दृश्य विधान था, उसके तारे जमीन पर लौट आए। गढ़ा इलाके को पिछड़ा माना जाता है, लेकिन ऐसे इलाकों में रहने वालों के भी कुछ ख्वाब होते हैं। लोगों की कल्पना में भी नहीं था कि उनके क्षेत्र में एक शानदार कॉफी हाउस भी खुलेगा। वेद प्रकाश ने वह कल्पना की और अपनी उस कल्पना को क्रियान्वित भी करके दिखाया। आज वहां एक मजदूर भी अपनी पत्नी को ट्रीट के लिए ले जाता है तो उसकी खुशी देखते बनती है। प्लेस मेकिंग यानी स्थल निर्माण के जरिए बदलाव की यह एक छोटी सी मिसाल भर है। वेद प्रकाश जबलपुर सहित देश के अनेक आईएएस अधिकारियों की तरह केवल अपने चैम्बर में बैठकर काम करने वाले अफसर नहीं थे। वे अपने सपने को हकीकत में बदलने तक चैन से नहीं बैठने वाले अधिकारी थे। उनकी पूरी कार्यशैली अंग्रेजी के नामचीन कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता प्रॉस्पिस से प्रभावित है। पुस्तक में वेद प्रकाश स्वयं लिखते हैं, थकान भरी शाम में रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये कविताएं अक्सर मेरे भीतर गूंजती है। आई वॉज एवर अ फाइटर, I was ever a fighter, so one fight more, the best and the last. मैं हमेशा से ही एक योद्धा रहा हूं, तो एक युद्ध और सही, सबसे अच्छा और अंतिम। और इन पंक्तियों के साथ मैं फिर से एक नई ऊर्जा के साथ उठकर चल पड़ता हूं। इसी प्रगतिगामी सोच और ऊर्जा के साथ एक महानगर के जितने उन्नत बीज हो सकते थे, उन सबका बीजारोपण वेद प्रकाश ने जबलपुर में किया। वे भाग्यशाली थे कि उनको 5 साल का कार्यकाल मिला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। बावजूद इसके 5 वर्ष का कार्यकाल भी उनके सारे सपनों को पूरा करने के लिए कम था। सीमाओं को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपने सभी सपनों को नए पंख दिए। जबलपुर के विकास में सुगम यातायात व्यवस्था एक बहुत विकट समस्या रही है। कई सीएस पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की पीड़ा यही रही कि
वे अपने अपने कार्यकाल में यातायात की समस्या का कोई कारगर समाधान नहीं निकाल सके। वेद प्रकाश ने दिशा में भी मील के पत्थर गाड़े। कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ने वो समूचे शहर के यातायात पर नियंत्रण रखकर स्मार्ट सिटी के दायित्वों का निर्वहन तो किया ही, वेद प्रकाश ने लीक से हटकर काम किया। उन्होंने शहर में कई लेफ्ट टर्न खोले। यह काम आसान नहीं था। इसके लिए जोखिम लेने वाले, नवाचार और बड़े जीवट वाले अधिकारी की जरूरत होती है, और वेद प्रकाश ऐसे ही अधिकारी थे। लेफ्ट टर्न का अभिनव प्रयोग जबलपुर की यातायात व्यवस्था के लिए सदा याद किया जाएगा। लोग उनको लेफ्ट टर्न वाले कमिश्नर के नाम से भी जानने लगे थे। लेखक ने सुविचारित यातायात प्रणाली में लेफ्ट टर्न के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। अक्सर देखने में आया है कि अतिक्रमण हटाने या अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के बाद उन्हें उसी हालत में छोड़ दिया जाता है। वेद प्रकाश ने ऐसी जगहों पर बिना देरी किए तुरंत नए निर्माण सुनिश्चित किए, जिनको आम जनता ने सराहा। जबलपुर शहर अब एक स्मार्ट सिटी बनने की राह पर था। अभिव्यक्ति की आजादी को मूर्त रूप देने के लिए नगर निगम कमिश्नर वेद प्रकाश एक सपना लेकर आए थे। वह सपना था साहित्य, नाटक, संगीत सहित कला की सभी विधाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्तियों के लिए एक उपयुक्त स्थल निर्माण का। ठीक यूरोप के लंदन, पेरिस और मिलान जैसे शहरों की तरह अपने सपने को मूर्त रूप देने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस अभिनव स्थल को कल्चर स्ट्रीट का नाम दिया गया। यह स्ट्रीट वाहन विहीन होनी थी। यहाँ आने जाने और अपनी सृजनात्मक गतिविधियों को संपन्न करने का न वक्त की कोई पाबंदी होनी थी और न ही किसी औपचारिक अनुमति की आवश्यकता थी। सपना तो पूरा हुआ, लेकिन आज की स्थिति में कल्चर स्ट्रीट की जो संकल्पना थी वह उसके अनुरूप नहीं है। नगर में वन की संकल्पना विस्मित करने वाली है, लेकिन जबलपुर नगर में एक ऐसा वन विकसित किया गया है जिसका समूचे एशिया में दूसरा स्थान है। इस नगर वन को डुमना नेचर फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। वेद प्रकाश ने इसे एक अभिनव पर्यटन हितैषी स्वरूप दिया है। इसी प्रकार शहर के बीचों बीच नैनाभिराम भौताल पार्क का कायाकल्प भी उनकी विशेष उपलब्धियों में से एक है। इसी तरह शहर के कई पार्कों को मनमोहक स्वरूप दिया गया है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन तक तो ठीक है, लेकिन उस कचरे से बिजली उत्पादन भी हो सकता है। इसके लिए भी एक वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र प्लांट की स्थापना वेद प्रकाश के कार्यकाल में संभव हुई। ऐसा प्रयोग अभी तक लखनऊ जैसे शहरों में भी नहीं हो पाया है। जबलपुर के इतिहास में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है। रेलवे स्टेशन किसी भी शहर का पहला गेटवे होता है और वहीं पर शहर की पहली छवि से किसी भी यात्री का आमना सामना होता है। इस दृष्टि से वेद प्रकाश ने जबलपुर स्टेशन के उस छोर की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया जिधर से सर्वाधिक लोगों का आना जाना होता है। इस अभियान में आई चुनौतियों का किस तरह से मुकाबला करते हुए उन्होंने विकास का एक नया इतिहास रचा, इसका खुलासा भी एक अध्याय में उन्होंने किया है। शहर में जगह जगह दूर से ही दिखने वाले सुलभ शौचालय, खूबसूरत बस शेल्टर्स, भीड़ भाड़ वाले प्रमुख चौराहों का अभिनव स्वरूप, शासकीय स्कूलों के नवीनीकरण और स्मार्ट क्लासरूम, समग्र स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर एवं ऑडिटोरियम, बेहतरीन नॉन मोटराइज्ड स्ट्रीट्स, निराश्रितों के लिए पक्के आवास, पथ विक्रेताओं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्मार्ट हाट बाजार, आज बहुतेरे काम वेद प्रकाश के नाम हैं। उन्होंने बड़ी ही साफगोई के साथ जबलपुर नगर विकास यात्रा में अपनी भूमिका का वर्णन किया है। इस किताब में एक शासकीय प्रशासनिक अधिकारी की अपनी मजबूरियां और सीमाएं होती हैं। वेद प्रकाश ने शासकीय सेवा में रहते हुए एक तरफ शहर के विकास में बाधक तमाम अतिक्रमण हटाए, तो वहीं दूसरी ओर शहर के हित में अनेक शासकीय सीमाओं का अतिक्रमण भी किया, जिसमें उनके करियर के लिए बहुत जोखिम थे, जो बहुत कम अधिकारी लेते हैं। ऐसे अधिकारी का यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि जो अफसर सूरज के उगने से लेकर और ढलने तक और फिर चांद के फलक पर ठहरने तक शहर की भीड़ में खुद को तलाशता हो, उसका सिर उठाकर चलना स्वाभाविक है। उठा हुआ सिर हमेशा अहंकार का नहीं होता, वे स्वाभिमान का भी होता है, या फिर अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाने का इत्मीनान भी होता है। लेखक बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि भी ढेर सारे काम अधूरे रह गए। अपने अधूरे सपनों को शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद भी उन्होंने पूरा करने के लिए शहर में ही बसने का फैसला कर लिया, ताकि उस शहर की हवाओं में सांस ले सकें, उसके उड़ाने भी सुन सकें।
जिसे बनाने और संवारने में उन्होंने बड़ी शिद्दत से मेहनत की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित और हरिवंश राय बच्चन द्वारा अनुदित कविता की ये पंक्तियां किताब के लेखक पर बड़ी बखूबी मौजू लगती है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। मुझे लगता है कि यदि वेद प्रकाश को 5 साल और मिले होते तो वे आयरिश उपन्यासकार जेम्स जॉयस की किताब यूलिसिस में वर्णित डबलिन शहर जैसा कोई स्वरूप जबलपुर को दे पाने में कामयाब हो जाते। यह फैंटेसी जैसी बात भले लगे मगर सच है। किताब में कामयाबी के 12 किस्से एक बानगी भर हैं। बावजूद इसके मैं बड़े इत्मीनान के साथ कह सकता हूं कि कुल 12 अध्यायों वाली यह किताब नगरीय विकास नियोजकों एवं क्रियान्वयन में लगे शासकीय अधिकारियों, विशेषज्ञों और उद्यमियों के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करेगी, साथ ही आम जनता के लिए भी उपयोगी होगी, ऐसी उम्मीद तो की ही जा सकती है। लक्ष्मीकांत शर्मा, लखनऊ, 26 नवंबर 2024। तो साथियों, आपने जबलपुर मॉडल पर अपने दोस्त लक्ष्मीकांत शर्मा का लिखा हुआ यह प्राकथन फॉरवर्ड सुना। अगर आपने लाइव विद लक्ष्मीकांत यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। लाइक कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक भी कीजिएगा, अच्छे सुझाव भी दीजिएगा, उपयोगी सुझाव भी दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर कोशिश आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।